हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज 3। इससे पहले मैं भाई 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी करवा चुका हूँ और ये प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा। इसमें बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, जिसका मैं सारा क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करवाऊंगा। एक्चुअली इस बुक में डिस्कशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकता को प्राप्त है। तो आपको पता है कि नागरिकता के रिगार्डिंग पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद हम सारे प्रश्न को देखेंगे। देखो, नागरिकता अधिनियम एक बना था जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम। तो ये नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में बना था नागरिकता अधिनियम। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और नागरिकता जो कौन सा भाग में है, देखो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो नागरिकता जो है आपको भाई भाग आपको 2 में देखने को मिलता है, भाग 2। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और कहाँ से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का चर्चा किया गया है। अब आइए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। करा है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त है कौन कौन सा? तो अनुच्छेद 15 भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 16 भी प्राप्त है, अनुच्छेद 19 भी प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। इसके अलावा आपको 29 भी प्राप्त है, ठीक है, भारतीय नागरिकता को, और आपको 30 भी प्राप्त है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपको 29 और 30 भी आपको याद रखना है। और देखिए, भारतीय नागरिकता में आपको पता है कि यहाँ का जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता ये एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे एक मूल अधिकार का बात किया गया है। तो मूल अधिकार के भी रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सबसे पहले मूल अधिकार किस देश से लिया गया, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मूल अधिकार यूएसए है तो आपको मूल कर्तव्य भी पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य मेरे दोस्त किससे लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखना। अब मूल अधिकार कौन सा भाग में है मेरे दोस्त? तो ये भाग 3 में है आपको। ठीक है, भाग आपको 3 में देखने को मिलेगा मूल अधिकार। और ये 12 से लेके 35 तक के मूल अधिकार का चर्चा है, जिसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारा पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ और सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, देखो ये 4 वर्ष का नहीं होता है, आपको पता है, ये 6 वर्ष का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सही हो गया। ठीक है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। हाँ भाई, राज्यसभा जो है आपको अस्थायी सदन है। इसके लिए 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी सही है। यानी कहने का मतलब जो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको? ये सारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। और इसको सही करने के बाद देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए पात्र होगा। क्या, कैसा पात्र होना चाहिए? क्या मतलब योग्यता होना चाहिए? तो जो इसका जो योग्यता होता है मेरे दोस्त, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के में अधिवक्ता का काम कर रखा हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वायु कम से कम 35 वर्ष नहीं, ये आंसर जो होगा इसका 1 हो जाएगा, नहीं केवल 1 सही होगा। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाली संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो ये कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये मेरे दोस्त 2 माह के भीतर होना चाहिए।
देखो मेरे दोस्त, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए। आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितना बार भारत में लगा है। तो याद रखना, वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसाने के लिए दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब लाया गया था, तो 1963 में लाया गया था। अब देखिए लोकसभा से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो लोकसभा का गठन कब हुआ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको डेट सहित याद रखना आप लोग। 13 अप्रैल 1952 को भाई लोकसभा का गठन होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो होता है वो जीवी मावलंकर होता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी पता भी होगा सबको। तो ये पता क्या नहीं होगा, देखो कई बार एग्जाम में ना इसका महासचिव पूछा जाता है। तो महासचिव याद रखना, ठीक है। महासचिव बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में महासचिव। तो एम.एन. कौल याद रखना, ठीक है। एम.एन. कौल, तो ये एम.एन. कौल याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है। अब रुक जाओ, देखो राज्य के नीति निर्देशक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखना। और ये भाग जो है भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से आपको 51 के ए जरूर याद रखना। ये 51 के ए में देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन पे अनुच्छेद 37, 38, तो पास वाला देखो कौन सा है, तो पास वाला 37 ले, 37 मार के निकल जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था ये 1991 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है। टैक्स से ये रिलेटेड था, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। ये 1993 ईस्वी में अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दिया था और बाद में इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है आपका भाई भूरी क्रांति, ठीक है। अब ये धूसर क्रांति को देखते हैं। तो धूसर क्रांति कृषि और उर्वरक से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग याद रखना, कृषि और उर्वरक, ठीक है। अच्छा काली क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, पेट्रोलियम से है, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा गोल्डन क्रांति भी पढ़े होंगे आप लोग, शहद से रिलेटेड है, ठीक है। तो शहद प्लस बागवानी दोनों से, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखा गया। चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, तो ऐसे करेंसी को हम भैया हॉट करेंसी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गन्नों को उचित परिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है। तो इसको कौन करता है, तो आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन निम्न में से कौन सा कार्यक्रम में शामिल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन का डेट याद रखो। डेट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये कैसा आंदोलन था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये जन आंदोलन था, ठीक है, जन आंदोलन। ये 2 लाइन है, दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो इसमें सरकारी वाहनों को यात्रा करने पर पाबंदी। तो ये आंसर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस वर्ष को हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दांडी मार्च हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो शुरू जो हुआ, पहले देखो इसका क्या क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो ये 6 अप्रैल 1930 को इसका समाप्ति हो गया था। देखो ये शुरू कब होता है ये भी जान लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये शुरू होता है, ठीक है। लास्ट कब होता है आपको बता ही दिया हूँ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लागू होता है। और इसमें आपको पता है ना कि 78 अनुवाई इसमें भाग लेता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये नमक सत्याग्रह से रिलेटेड है, इसी को दांडी यात्री भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं को काल कर्म सही नहीं है। देखिए चौरी चौरा कांड, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था, एकदम सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है, ये भी देखो सही है, ठीक है। पूना समझौता, डेट याद रखना, 24 सितंबर 1932 को होता है, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें नारा दिए थे महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा दिए थे, तो ये 23 मार्च ने, ये देखो गलत है, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई का। देखिए अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के समय सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? तो देखिए 21 अक्टूबर 1943 को इसका गठन किया गया था। देखो डेट दिया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साल देखो सबको पता होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सती प्रथा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो आपको पता है ये 1829 के नियम 17 के तहत किया गया था। ये देखो 17 एगो क्वेश्चन यहाँ पे नया ऐड कर दिया गया है। और आपको कौन गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, तो ये भी याद रखना। और साथ में राजा राम मोहन राय भी थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की भी स्थापना करता है 1828 में, ये भी पता होना चाहिए। आत्मीय सभा की भी स्थापना करता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो भैया बहावियों के समय में लॉर्ड एल्गिन प्रथम था, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें पल्लव नहीं शामिल था, इसको आप लोग याद रखिएगा, बाकी तीनों शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे हुए थे? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन सेट किया गया है। तो शवों को जो रखा गया था मेरे दोस्त उत्तर दिशा में रखा गया था, इसको आप लोग याद रखना। अगला देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? जिसमें कौन कौन बट गया था? एगो भैया हीनयान में बट गया था, और दूसरा का जो था महायान में बट गया था, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के समय में ये बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका कनिष्क यहाँ देखो लिख देते हैं, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। अच्छा अब आते हैं देखो प्रथम। तो प्रथम तो सबको पता होगा कहाँ हुआ था, ये राजगिरी में हुआ था, ठीक है। और किसके समय? तो अजात शत्रु के समय हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था। और दूसरा आते हैं तो दूसरा चले जाओ वैशाली घूमने के लिए, वैशाली में हुआ था। और वहाँ पे शासक कौन था? तो भैया काला शोक था, काला शोक, ठीक है। बच गया कौन? तीसरा। तो तीसरा तो सबको पता होगा, ये पाटलिपुत्री यानी पटना में उस समय पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा, ठीक है। और कौन था शासक? तो अशोक। ये चारों याद रखना, चारों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? यह सबको पता है, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखमली घोषल, ये भी सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल मेरे दोस्त शाहजहां के समय में, और जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गुप्त काल को भी स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान लो। औरंगजेब को पता है ना, जिंदा पीर कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है, इसको आलमगीर भी कहा जाता है। चलिए बहुत बताने का हो, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मुझे सारा कवर करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला करा मुगल काल में मुतसीब कौन था? तो मुतसीब मुगल काल में जो होता था एक प्रकार का आचरण अधिकारी होता था। दीवाने अर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज का जो स्थापना करता है मेरे दोस्त बलबन करता है, ठीक है। बलबन अपनी योग्यता और बाहुबल के बल पे ये शासक बना था। तो ये मतलब एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का ये सैन्य विभाग था। दान विभाग किसने शुरू किया था? तो ये फर्स्ट किया था फिरोज शाह तुगलक, इसको भी याद रखना, ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वसावन और दशावंत, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। वसावन और दशावंत किसके शासक के दरबारी कवि था? तो ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, तो ये अकबर के समय में था।
चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। एक तरफ आपको परमाणु विद्युत गृह मिलेगा और दूसरा राज्य मिलेगा। नरौरा परमाणु रिसर्च कहाँ है, तो आपको यूपी में, ठीक है। कुडनकुलम, हाँ कुडनकुलम कर्नाटक नहीं मेरे दोस्त, कुडनकुलम तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। बाकी काकरापारा गुजरात में सही है और तारपुर आपको महाराष्ट्र में, ये भी सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी घुमा घुमा के पूछते रहता है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो 38वीं बात करेगा तो भैया उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा, देखो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है 17वीं समांतर रेखा है कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बच गया आपको अमेरिका और कनाडा, तो अमेरिका और कनाडा को 49वीं रेखा बोला जाता है, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा बोला जाता है। और जर्मनी और फ्रांस को मैगनॉट रेखा, मैगनॉट रेखा, तो इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन से रिलेटेड है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री अच्छा, तो आपको पता होगा। निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, ठीक है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, एकदम 10th क्लास में शुरू पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन चैप्टर में। अच्छा, जलने से ज़्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ईंधन का प्रज्वलन ना तो कम होता ना ही ज़्यादा, ये ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो गलत है आपका बी आपका गलत है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, तो जो जो पहले पता है उसको मिला लो। देखो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनता है, तो हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। बाल वाला पढ़े होंगे, बालों का झड़ना किसके कारण होता है, तो अपनी विटामिन B7 यानी बायोटिन के कारण होता है, ये भी पता होगा। और विटामिन ई की कमी तो आपको पता है, आपको बांझपन होता है। और आपका बच गया क्या, विटामिन B12, तो ये प्रवणीय अरक्ता का कम होना यानी खून का मात्रा कम होना, तो ये आपको विटामिन B12 में भी देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए एकदम VVI है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कह रहे तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो किससे हम ज्ञात करते हैं, तो गैलेक्टिक इकाई इसको बोला जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा पार्सक क्या है, तो पार्सक बड़ी दूरी मापने वाला यंत्र है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बड़ी दूरी के लिए हो जाएगा और ये छोटी दूरी के लिए हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, ठीक है। चलिए करण निम्न में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है, ये आपको वर्णधारता वाला रोग जो होता है ना, सच में बहुत कम होता है। घेंगा रोग तो आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखा। निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा लेंस लगाएगा, तो देखो निकट है उसमें एगो जोड़ दो तो 4 गो हो जाएगा, तो यानी अवतल लेंस लगाएगा, ठीक है, अवतल लेंस। ये मेरा अपना ट्रिक है याद करने का। अगर 3 है तो यहाँ एगो जोड़ दो, 4 गो हो जाएगा। अगर पूछता न कि आपको दूर दृष्टि, तो दूर देखो 2 लीटर के उसमें एगो जोड़ दो, तो दूर के लिए कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, एक जोड़ेगा। तो ये मेरा फंडा है, इस टाइप से अपना फंडा भी आपने याद रखना। ब्रेन ट्यूमर तो आपको पता है ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक कौन सा प्रोटीन होता है जो और यह निम्न में किसका वहन करता है, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, तो उसको भैया गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो जीव दर में नहीं पाया जाएगा। जीव दर के खोज कौन किया था, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पुरकुंजे, ठीक है। कब किया था ये भी पूछ लेता है, तो 1840 में किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये राइबोसोम को तो आपको पता है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, आपसे देखिए नहीं पूछा जा रहा है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए का जो स्रोत नहीं हो जाएगा जंतु और यकृत के गुर्दे में। अब लोग क्वेश्चन फंसाएगा यहाँ से, जंतु और यकृत के गुर्दे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भैया विटामिन डी पाया जाता है, जिसको इसको कैल्सियोट्रोल भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ चुका है SSC, ठीक है। तो इसको कैल्सिट्रियोल, बायोलॉजी अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसको आप लोग याद रखना। और देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो घुमाता है, आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आम में आपको सी भी देखने को मिलेगा और आपको ए भी मिलेगा, यानी ए प्लस सी दोनों पाया जाता है। पालक में तो पता होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
ए पाया जाता है। और मछली में, तो मछली में भी आपको ए और डी को देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, एसआई यूनिट से है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, सबको पता होगा, ठीक है। और आपको चाहिए विद्युत प्रवाह यानी एम्पियर हो जाएगा इसका। और क्या बचेगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और पावर का वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। आपसे सबसे कम घनत्व पूछा जा रहा है, तो भैया लिथियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, Li होता है इसका संकेत। अब देखो पता है सोडियम को आप आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखना, इसको आसानी से काटा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पारा, देखो पारा प्लस ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन दोनों क्या है, तो तरल अवस्था में रहता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे सही पूछा जा रहा है, तो यह एक प्राकृतिक रबर बहुलक है, एकदम आँख बूंद के मार दो जैसी आया, सही है ये। इसमें लोचदार गुण होता है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखना। लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ भी बताता हूँ जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इंडिया में जो रबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको केरल में देखने को पड़ेगा, और ऑल वर्ल्ड में जाओगे तो थाईलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद रखना। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इसमें आपको कौन तय कर देगा, तो उसमें भैया इलेक्ट्रॉन की मात्रा तय करता है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे टॉमसन किया था, इसको याद रखना, ठीक है। जे टॉमसन हो गया। और आपका न्यूट्रॉन हो गया चैडविक, ठीक है। और एक कौन बच गया, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था। देखो इसमें भैया गोल्डस्टीन भी देखने को मिलेगा, गोल्डस्टीन भी देखने को मिलेगा, और आपको रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड मारना, रदरफोर्ड नहीं है तो आप गोल्डस्टीन मारना। एक क्वेश्चन आओ, देखो यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा पॉजिट्रॉन, देखो ये भी एक प्रकार का कण ही है। पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था उसको किया था एंडरसन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, ये भागीरथी और अलकनंदा नदी पर स्थित है, ये पहला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा, यहाँ देखो क्वेश्चन घुमाया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। जी, बीचों बीच से होकर किससे गुजरता है ये, तो भैया भारत का दिल, यानी आपको दिल्ली मत समझ जाना, भारत का दिल ये ना होता है, बीच में कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर इंडिया का आप मैप देखोगे तो बीच से मध्य प्रदेश गुजरता है, इसलिए मैं दिल वहाँ पे बोला हूँ। तो एक देखो इसका ट्रिक है, आपको सबको पता होगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आठों को याद रख सकते हो, यानी आपको भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक को याद रखना, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। बीचों बीच से कौन गुजरता है, तो बीचों बीच से मध्य प्रदेश गुजरता है। चलिए निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलेगा। मैनग्रोव मत मार देना वरना गलती हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला देखो, आपको राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश वाला कूनो नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, जहाँ से 12 और चीता लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। रोहिला गुजरात में नहीं है दोस्त, रोहिला जो है आपको यूपी में देखने को मिलेगा, यानी बी इसका आंसर है। बांदीपुर ठीक है कर्नाटक में, सिंपलीपाल ठीक है आपको उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी पूछा जा रहा है आपसे ठंडा जलधारा नहीं है, तो ठंडा जलधारा कौन सा नहीं है, तो ये अग्लुहास नहीं, अग्लुहास जो मेरे दोस्त ये गर्म जलधारा है, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन एकदम 100% बोरा में जाने वाला क्वेश्चन है, 90% इसको लड़का लोग गलती करता है, ठीक है। या तो गलती करेगा या फिर तुक्का में मार के आएगा, और एकदम कन्फ्यूजन हो रहेगा, एग्जाम जैसे निकलेगा देखे सबसे पहले जाएगा गूगल बाबा के पास, ठीक है। मुझे भी पता है, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ तो फिर बाद ही जॉब लिया हूँ, कहाँ कहाँ दुख और दर्द होता है इस बात को मैं भी समझ सकता हूँ। पूरा ट्रेन में जाते थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरा ट्रेन में चर्चा चलता था,
तो इस बात को मैं अच्छा से समझ सकता हूँ स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकता है एग्जाम में। देखो, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में फंसाता है। कह रहा है किस नदी, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा मेरे दोस्त कावेरी नदी को कहा जाता है। अब देखो गोदावरी में देखो कैसे फंसाएगा। गोदावरी को भैया दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा, ठीक है। और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा, ठीक है। एक चीज़ और कहा जाता है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी है। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है, बड़ी नदी। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको सारा चीज़ एक मतलब सिलसिलेवार से पढ़ोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीधा याद रखना कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा जिसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपको गोदावरी है। तो इस टाइप से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। तो रिंग और फायर जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तकला मकान एकदम सही है, चाइना में, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। थार रेगिस्तान तो सबको पता है आपको भारत में। आटाकामा चिली में, ये भी सही है। गिब्बन, गिब्बन देखो एक प्रकार का ना, ये अफ्रीका में नहीं, यही आंसर हो जाएगा। गिब्बन एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। मैंने तो नहीं पढ़ा भाई ये एक प्रकार का क्या वो मरुस्थल वगैरह, लेकिन हम इतना पढ़े हैं कि गिब्बन जो है एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा इसको, मे भी गूगल बाबा भी ना इसका आंसर दिया होगा, बुक में मिल जाए तो अलग बात है। कर रहा है प्रतिरोधात्मक या संघर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो देखो इस टाइप की बेरोजगारी में ना, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग जब व्यक्ति काम करेगा तो कहा जाता है। ये भी देखो सही है, ठीक है। अच्छा, श्रमिक या व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का काम किया जाता है। वही हो गया कि पूरा PhD कर लेता है और ग्रुप डी की नौकरी लेता है, तो ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो इसका जो आपका, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक सेकंड, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अच्छा, तो एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग व्यक्तियों को कम होना, नहीं, इसमें नहीं देखने में मिलता, वो तो दूसरा होता है यार। अच्छा, आपको श्रमिक में योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का काम होना, नहीं, इसमें भी नहीं। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। हाँ देखो इसका जो आंसर होगा आपको ये सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 49 का सी। ये प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक में आपको व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की क्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोजगार का होना। तो इस टाइप का रोजगार आपको प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक में देखने को मिलता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये देखो सही है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट के सारा मैं कवर कर दिया हूँ पूरा डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो अगला वीडियो भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो ट्यूटोरियल का ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप उसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।